नीचे होने वाली फायरिंग अब थम चुकी थी। मेरी तरफ से उन्हें इतनी ही देर की इजाजत थी, उसके बाद उन्हें हर सूरत में पसपा हो जाना था। इमारत के अंदर जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सका था। मुमकिन है वो लोग इस हद तक बौखला गए हों कि उन्हें जनरेटर स्टार्ट करने का होश ही न रहा हो। ताहम नीचे अहाते में कई गाड़ियां धड़ाधड़ जल रही थीं। मैंने जैसे तैसे बेहोश जोन्स को हेलीकॉप्टर में ठूंसा और खुद भी सीट पर बैठकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया। अगले ही मिनट हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो रहा था। एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचकर मैंने अपने मखसूस लिबास की जेब से एक क्लस्टर बम निकाला और बाहर की तरफ उछाल दिया। बम इमारत पर गिरा और एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत का यह आलम था कि 150 फुट ऊपर फजा में मौल्लक हेलीकॉप्टर भी एक लम्हे को लहरा गया। अभी पहले धमाके की शिद्दत पूरी तरह खत्म नहीं होने पाई थी कि मैंने दूसरा बम भी बाहर लुढ़का दिया और दूसरे के बाद फिर तीसरा। यूं तो 2 बम ही बहुत काफी थे, मगर उसमें खदशा था कि तहखाना तबाही से बच जाएगा। इमारत पर 3 बम फेंकने के बाद अब मजीद रुकने की जरूरत नहीं थी। मेरा हाथ हेलीकॉप्टर की साइक्लिंग स्टिक की तरफ बढ़ा और हेलीकॉप्टर ने हवा के दोष पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 2 मिनट के अंदर अंदर मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। नीचे खड़ी हुई कार की रोशनियां मेरी रहनुमाई कर रही थीं। मैंने बड़ी महारत के साथ हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया। सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। नीचे से बर्ड की चिंगाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, कामयाबी मुबारक हो चीफ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने ओरिगा से कहा, इसे हेलीकॉप्टर से उतारो और अपने अड्डे पर पहुंचाने का बंदोबस्त करो। जोन्स को सिर्फ कार में मुंतकिल करना था, सब कुछ तो पहले से तय था। अब मजीद कोई इंतजाम करने की क्या जरूरत थी। मैं उस कार में जा बैठा जिसकी ड्राइविंग सीट पर तहजीब थी। तहजीब ने खुशी से लरसती हुई आवाज में कहा, मुबारक होली, हमने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। मैंने कहा, हाँ तहजीब, खुदा अज़्ज़वजल हम गुनाहगारों को कामयाबियों से नवाजता है, शायद इसलिए कि हमारी नीयतों में कोई खोट नहीं है। हम पूरे खुलूस के साथ यहूदियों की सरकूबी में मसरूफ हैं, बगैर किसी लालच और तमाके। हमें कोई हवस नहीं है, बस एक मिशन है और हम बेमाया लोग हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों के मुकाबिल डटे हुए हैं। यही छोटी छोटी कामयाबियां हमारा सरमाया हैं, यही हासिल उम्र है। इन्हीं को देखकर एहसास होता है कि हमारा सभी कुछ रायगा नहीं जा रहा। हम एक फलकबोस इमारत तामीर करने के लिए छोटी मोटी ईंटें चुन रहे हैं। खुदा ने चाहा तो एक ना एक रोज ये इमारत जरूर पाया तकमील को पहुंचेगी। हमारे हाथों न सही किसी और के हाथों पहुंचेगी, मगर यह मुमकिन नहीं है कि हमारी मेहनत बिल्कुल ही अकारत हो जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना। वो तो बड़ा बेनियाज है, नमरूद जैसे मुतकब्बिर को मच्छर जैसी हकीर मखलूक से ख़त्म करा सकता है। मुट्ठी भर यहूदियों को करोड़ों मुसलमानों पर मुसल्लत करके अपनी शान इस्तिग़ना का इजहार कर सकता है। जो कारनामे हमसे सरजद होते हैं उनमें हमारा क्या कमाल है तहजीब। हमें तो हर कामयाबी पर उस खुदाए वहदहू ला शरीक का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने ये काम हमसे लिया, किसी और से नहीं। तहजीब ने धीमी आवाज में कहा, इसमें क्या शक है अली, हम किसी भी तरह खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। शिगुराई की सड़कों पर शदीद हलचल मची हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे शहर पर कोई आफत नाजिल हो गई हो। ऐसा मालूम होता था जैसे शहर भर के फायर इंजन सड़कों पर निकल आए हों। पुलिस कारें और मोबाइल गाड़ियां बदहवासी के आलम में सड़कों पर सायरन बजाती और दौड़ती नजर आ रही थीं। और ये सब कुछ देख देख कर मुझे एक अजीब सी मुसर्रत का एहसास हो रहा था। अभी 2 ही रातें कबल तो मेरे साथियों ने एगलर के कई ठिकानों को तबाह किया था और अब सागा और उसके साथियों की मदद से हमने एगलर के मकामी हेडक्वार्टर को मुकम्मल तबाही से दोचार किया था। मैंने यकयक चौंक कर तहजीब से पूछा, हमारे किसी आदमी को तो कोई गजंद नहीं पहुंची? तहजीब ने कहा, खुदा का शुक्र है कि किसी के खराश तक नहीं आई। हमला इस कदर अचानक था कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिल सका। जवाबी कार्रवाई वो क्या खाक करते। मैंने कहा, बिलाशुबा ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि पुलिस तक बदहवास हो गई है। जब तक उन्हें होश आएगा और वो शहर की नाकाबंदी करेंगे, हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके होंगे। थोड़ी देर के बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। रास्ते में हमें किसी ने नहीं रोका था। जोन्स को रस्सियों से जकड़कर कैद कर दिया गया था। सागा अपने साथियों समेत हमसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि हमने इतनी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली है। सागा ने कहा, मुझे पहले ही यकीन था कि शिगुराई में एगलर के दिन पूरे हो चुके हैं। न सिर्फ उनका हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, बल्कि तुमने सरबराह को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया है। मैंने कहा, तुमसे ज्यादा इस कामयाबी की खुशी मादाम क्लारा को होगी। वो आखिर वक्त तक मुझे अपने इरादे से बाज रखने की कोशिश करती रही थी। तहजीब ने कहा, अगर उसे मालूम हो जाता कि तुम अली जार खान हो तो हरगिज न रोकती। मैंने कहा, हाँ, उसे मालूम हो जाता कि मैं कौन हूं तो वो मुझसे ताउन ही ना करती। ये तो मैंने उसे धोखे में रख कर उससे मालूमात हासिल की हैं। सागा ने पूछा, क्या अब तुम उसे बताओगे कि तुम दरअसल कौन हो? मैंने कहा, इस सिलसिले में मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। वैसे उस पर अपनी हकीकत जाहिर करने के बाद उसका ताउन हासिल रहना नामुमकिन सा लगता है।
और इस तरह उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। उसके सामने हम कोई बात ही नहीं कर सकते। तहजीब ने कहा, फिलहाल तुम उससे मिल लो, वो बहुत मुस्तरिब होगी, उसे नींद भी नहीं आ रही होगी। क्लारा वाकई जाग रही थी और उसके चेहरे पर तशवीश के साए लहरा रहे थे। मैं जोन्स के मेकअप से पीछा छुड़ाकर उसके पास पहुंचा और बदस्तूर एडम डी फ्लॉक वाले मेकअप में था। मुझे देखते ही क्लारा खुशी से निहाल हो गई। बोली, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना इरादा तर्क कर दिया। गालिबन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि एगलर से टकराना आसान नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे अंदाजा हो गया है कि उस इमारत में दाखिल होना मुमकिन नहीं है और उनसे मुकाबला करने के लिए एक पूरे फौजी दस्ते की जरूरत पड़ेगी। क्लारा ने बड़े जोश से कहा, उसके बावजूद भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कामयाबी हो ही जाएगी, इसलिए कि वो इमारत नहीं एक कला है और जो भी वहां हमला करेगा वो चूंकि खुले में होगा, इसलिए उसे शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम वहां के असरार और रुमूज से पूरी तरह वाकिफ हो, इसलिए तुम इन बातों से बखूबी वाकिफ हो। क्लारा बोली, जब मैं पहले कह रही थी तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो कितनी मुश्किलात से बच जाते। मैंने कहा, दरअसल एडम डी फ्लॉक किसी की बात सुनने का आदी नहीं है, जब तक खुद तजुर्बा न कर ले किसी की बात पर यकीन ही नहीं करता। क्लारा बोली, आदमी में अगर कोई बुरी आदत हो और उसे उसका एहसास भी हो तो उसे वो आदत तर्क कर देनी चाहिए। मैंने कहा, लेकिन ये भी तो गौर करो कि मैं किस कदर बासलाहियत हूँ, तुम खुद मेरा इम्तिहान लेकर देख चुकी हो। वो बोली, इसलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं एगलर की ताकत से भी वाकिफ हूँ और तुम्हारी सलाहियतें भी मेरी नज़र में हैं। जो तज्जिया मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि वो इमारत तबाह हो चुकी है जिसमें एगलर का मकामी हेडक्वार्टर था और जोन्स मेरी कैद में है, तो तुम क्या कहोगी? क्लारा ने बड़ी बेसाख्तगी से कहा, मैं इसे साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा करार दूंगी। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, तो फिर यकीन कर लो कि ये लतीफ़ा रूनुमा हो चुका है। जोन्स वाकई मेरी कैद में है। क्लारा बेअतबारी से हंसने लगी। बोली, अगर तुम जोन्स से सिर्फ मिलकर आ जाते तब भी इतनी जल्दी तुम्हारी वापसी नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, तुमने कभी एडम डी फ्लॉक को समझने की कोशिश ही नहीं की और एक तुम पर ही क्या मौकूफ। जिन लोगों ने इस किस्म की कोशिशें की उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हो सका। क्लारा हैरत से मुझे देखने लगी। बोली, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कितना बड़ा दावा कर रहे हो। मैंने कहा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें इत्तला दे रहा हूँ। चंद घंटों के बाद सुबह के अखबारात मेरी बात की तस्दीक करेंगे। क्लारा ने अजीब से लहजे में कहा, तस्दीक तो इस वक्त भी हो सकती है। तुम कह रहे हो कि तुमने जोन्स को अगवा कर लिया है। मैंने कहा, हाँ, मगर वो बेहोश है। जरा उसे होश आ जाए तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। क्लारा ने बेचैनी से पहलू बदला। बोली, अगर ये सच है तो मुझे अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा यहीं गुजारना पड़ेगा। क्लारा की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि अब वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे? वो बोली, तुम नहीं जानते, ये लोग जिस काम के पीछे पड़ जाएं उसे करके ही दम लेते हैं और ऐसे शख्स को तो बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिससे उन्हें कोई नुकसान पहुंच गया हो। मैंने कहा, बदकिस्मती से मेरी आदत भी यही है। मैं भी दिल में जो कुछ ठान लूं उसे करके ही दम लेता हूं, हाँ उसके लिए मुझे कैसे ही जांगुसल मराहिल से क्यों ना गुजरना पड़े। क्लारा ने बेएतबारी से पूछा, तुम सच कह रहे हो कि तुमने एगलर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है? मैंने कहा, झूठ बोलने से मुझे क्या हासिल होगा, और फिर महज चंद ही घंटों की तो बात है, हकीकत खुद ही अया हो जाएगी। क्लारा बड़बड़ाई, हैरत है, मुझे सोचना पड़ेगा। क्या एगलर इतनी ही कमजोर तंजीम है कि एक आदमी के हाथों इतना बड़ा नुकसान उठा जाए? मैंने कहा, एगलर इससे भी कहीं ज्यादा कमजोर तंजीम है, और तुम देखना कि मैं रैंडल को किस तरह किस्तों में हलाक करूंगा। क्लारा ने हैरत से पूछा, किस्तों में हलाक करने से तुम्हारी क्या मुराद? मैंने कहा, मैं उसे हलाक करने से कबल एगलर के तमाम बड़ों को एक एक करके मारूंगा और ये बात रैंडल के इल्म में लाऊंगा कि उसका अपना नंबर आखिरी होगा ताकि वो दहशत में मुब्तला हो जाए। क्लारा बोली, अगर तुमने कोई वक्ती कामयाबी हासिल कर ली है तो कतन जरूरी नहीं है कि आइंदा भी ऐसा ही होता रहे। जितनी कामयाबी तुम्हें हासिल हो गई उस पर इक्तिफा कर लो। मैंने कहा, मैं बहुत कनात पसंद आदमी हूँ क्लारा, मुझे किसी भी चीज की हवस नहीं है, मगर मैं बहुत मुंतकिम मिजाज हूँ। जेर दस्त से तो नरमी बरत सकता हूँ, मगर जबरदस्त के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं होती। क्लारा बोली, तुम बहुत जिद्दी हो एडम, लेकिन ये तो बताओ कि एगलर ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया? असल नुकसान तो तुम्हें रीना सोलोमन से पहुंचा है। क्लारा ने इस कदर अचानक हमला किया था कि मैं लम्हाती तौर पर तो सटपटा गया, मगर मैंने क्लारा को एहसास न होने दिया कि उसका सवाल मेरे लिए किसी घबराहट का सबब बना है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, रीना सोलोमन से हमें कोई खतरा नहीं है, उसका लहजा भी कुछ मसालेहाना सा होता है, इसलिए मैं उसे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता। क्लारा बोली, मैंने तुमसे पूछा था कि एगलर ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम्हें तो नुकसान पहुंचाया है,
اگر نہیں پہنچایا تو اس کا اندیشہ موجود ہے۔ ہم یہ انتظار کیوں کریں کہ دشمن پہل کرے؟ ہم خود ہی کیوں نہ آگے بڑھ کر اس کے دانت کھٹے کر دیں؟ اچانک دروازے پر اوریگا نمودار ہوا۔ اس نے اطلاع دی قیدی کو ہوش آ گیا ہے اور الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ میں ہدایت دے کر آیا تھا کہ جونز کو جیسے ہی ہوش آئے مجھے اس کی اطلاع دی جائے۔ کلارا نے پوچھا قیدی سے کیا مراد ہے؟ یہ اطلاع کہیں جونز سے متعلق تو نہیں تھی؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تم ٹھیک سمجھی، آؤ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان بھی کر لو۔ میں اور کلارا اس مقام پر پہنچے جہاں جونز کو بند کیا گیا تھا۔ باہر تہذیب اور بٹ کے ساتھ ساگا بھی میرا منتظر تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اندر نہیں گیا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونے سے قبل تہذیب اور بٹ سے سرگوشی میں کہا، جسے ساگا نہیں سن سکا اور نہ ہی کلارا سن سکی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ساگا نے تو خیر کوئی تاثر نہیں دیا، مگر کلارا کے چہرے پر ناگواری کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے اس کی ناگواری کو محسوس تو کیا، مگر اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی ناگواری کو محسوس کر لیا ہے۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا جہاں جونز ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ میں نے تمسخرانہ لہجے میں اس سے کہا، کیا حال چال ہے مسٹر جونز؟ وہ مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے چندھیائی ہوئی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ مادام کلارا میرے ساتھ ہی تھی۔ اس نے جونز کو دیکھ کر میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم نے جواب نہیں دیا؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، کیا اپنے حال چال بتانے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جونز نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم میرے ساتھ ہر قسم کا سلوک کر سکتے ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تم نے جو ہائی کمان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کلارا نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اب تک اس کے علم میں نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، مگر میں نے کلارا کی طرف نہیں دیکھا۔ میری نظریں تو جونز پر جمی ہوئی تھیں اور میں بظاہر ہر طرف سے بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ میری بات پر جونز نے پلکیں جھپکائیں۔ ایک لمحے کچھ سوچا، پھر بولا، میں نے ہائی کمان کے حکم کی جو خلاف ورزی کی ہے مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں تمہیں باعزت طور پر رہا کر دوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ بولا، نہیں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم سے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو جونز، اگر ابھی تمہیں موقع مل جائے تو تم مجھے جان سے مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرو گے، اور جس تعاون کی پیشکش اب کر رہے ہو تم نے پہلے کیوں نہیں کی تھی؟ گرفت میں آنے کے بعد تو ہر ایک ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ وہ بولا، میں دوسروں سے بہت مختلف آدمی ہوں علی، تم مجھے قول کا پکا پاؤ گے۔ میں جان بخشی کی یقین دہانی پر تمہاری کوئی بھی شرط قبول کر سکتا ہوں۔ جونز کے الفاظ تھے یا بم کا دھماکہ جو کلارا کے اعصاب پر ہوا۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور مجھ سے ذرا دور ہٹ گئی۔ میں نے اس کی ایک ایک حرکت محسوس کی، مگر قطعاً انجان بنا ہوا تھا۔ جونز نے مجھے علی کہہ کر مخاطب کیا تھا اور کلارا نے ایک لمحے کے اندر حقیقت حال جان لی تھی۔ ویسے بھی یہودی دنیا کا تقریباً ہر فرد میرے نام سے واقف تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا امتحان لوں گا جونز، امتحان صرف ایک بار ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، لیکن اگر تمہاری نیت تبدیل ہوئی تو میں تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ معلومات تو تم مجھے ہر صورت میں فراہم کرو گے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ مجھے میری مطلوبہ معلومات خوشگوار ماحول میں فراہم کرتے ہو یا تشدد ہونے پر ہی زبان کھولتے ہو۔ جونز نے بڑے جوش سے کہا، تم جس طرح چاہو مجھے آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ ہماری معلومات کے مطابق تم بات کے دھنی ہو، اپنی بات پر قائم رہنا۔ میں نے کہا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا اور بہت جلد کرے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ویسے بھی بلا جواز مجھ سے کسی کی جان نہیں لی جاتی اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے وہ جواز ضرور فراہم کرو گے۔ جونز بولا، مجھے اپنی زندگی بے حد عزیز ہے علی، کسے نہیں ہوتی۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ میں نے الفاظ چباتے ہوئے کہا، مجھے اس پر شبہ ہے جونز، میرے خیال میں تو تم اسرائیل کے مفادات کا سودا نہیں کرو گے، جس طرح میں فلسطین کے مفادات کا سودا نہیں کر سکتا۔ جونز نے کہا، کیوں نہیں کروں گا، ضرور کروں گا، اور میں تمہیں ایسی معلومات بھی فراہم کر سکتا ہوں کہ تم خوش ہو کر خود ہی مجھے چھوڑ دو گے۔ اچانک کلارا پھرتی کے ساتھ کمرے کے ایک کونے کی طرف چھپٹی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس وقت تک وہ اپنا چپٹا سا شوائی پستول نکال چکی تھی۔ وہ صفقانہ انداز میں غرائی، اپنے ہاتھ اٹھا لو، ورنہ یاد رکھو کہ اس پستول سے خارج ہونے والی شعاع لمحے بھر میں روسٹ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، یہ بہت خطرناک پستول ہے، اس کے سامنے کوئی رسک مت لینا۔ کلارا نے نفرت انگیز لہجے میں کہا، تم تو علی یار خان ہو، اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں کبھی تم سے تعاون نہ کرتی۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم حماقت کی مرتکب ہو رہی ہو کلارا، پستول رکھو۔
मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। जोन्स या एगलर से तुम्हें किसी भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जोन्स चीखा, इसकी बातों में मत आना क्लारा, बल्कि इसे फौरी तौर पर हलाक कर दो, वरना ये बाजी फिर उलट देगा। क्लारा बोली, बाजी उलटना तो बहुत दूर की बात है जोन्स, ये अपनी जगह से सिर्फ हरकत करके देखे, मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। जोन्स चीखा, ये बहुत चालाक है क्लारा, इसने तुम्हें बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। इसके साथ ही तहजीब मैल्कम एक्स है, वो तुम्हें रीना सोलोमन बनकर फोन किया करती थी। क्लारा ने होंठ भींच लिए। उसने सुलगते हुए लहजे में पूछा, क्या जोन्स ठीक कह रहा है? जोन्स बोला, इससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर पहले मुझे खोलो तो। मैंने तेजी से कहा, यह हिमाकत भूल कर भी मत करना क्लारा, एगलर की नजरों में तुम्हारा जुर्म नाकाबिल माफी है। जोन्स ने कहा, इसकी कोई बात मत सुनो, ये हम दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि तुम इसे मार क्यों नहीं देती? क्लारा ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खिसकते हुए कहा, ये यरगमाल है जोन्स, और इसकी जिंदगी यहाँ से हमारी रिहाई की जमानत है। बात वो जोन से कर रही थी, मगर उसकी नजरें हम पर मरकूज थीं और उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल का रुख हमारी तरफ था। हमारी किसी खफीफ सी हरकत पर भी वो हम पर फायर कर सकती थी। वो बोली, दरअसल तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जिस मकाम पर हमें कैद किया गया है वहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अगर इन लोगों को यरगमाल बनाए रखेंगे तो फिर कोई हमें रोकने की जरूरत नहीं करेगा। मैंने कहा, जोन्स एक भेड़िया है क्लारा, अब भी वक्त है, अक्ल के नाखून लो और इसे आजाद करने की हिमाकत मत करो। जोन्स ने कहा, हम लोग एक हैं और एक ही रहेंगे, मगर ये तो पूरी यहूदी दुनिया का दुश्मन है। अगर ये आज बचकर निकल गया तो फिर शायद कभी काबू में ना आए। मैंने कहा, कुछ तो शर्म करो जोन्स, कुछ ही देर पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझसे भरपूर ताउन करोगे, और अब तुम क्लारा को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। इतनी देर में क्लारा उसे सारी बंदिशों से आजाद कर चुकी थी। जोन्स ने अल्फाज चबाते हुए कहा, मैं तुमसे जरूर ताउन करूंगा मिस्टर अली, अगर हम ही लोग तुमसे ताउन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम भी तो हमारे लिए बेहद मुखलिस हो। तहजीब ने गुर्रा कर कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मादाम क्लारा पर एतमाद करना ठीक नहीं है। अब देख लो तुम्हारी हिमाकत क्या रंग लाई है। सागा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ से निकल नहीं सकोगे, मेरे आदमियों को धोखा देकर निकलना मुमकिन नहीं है। जोन्स ने एक तवील तहकहा लगाया, बोला, इस वक्त क्लारा ने बेमिसाल अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। अगर तुम्हारे आदमियों ने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। मैंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी पोल खुल गई, वरना तुम मुझ पर रोप डालने में कामयाब हो गए थे। और मैं ये सोचने लगा था कि शायद कोई इक्का दुक्का यहूदी कौल का पक्का भी होता है, मगर खुदा का शुक्र है कि मैं ज्यादा देर धोखे में नहीं रहा। क्लारा ने कहा, यह कह रहा था कि इसने मकामी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। जोन्स ने चौंक कर उसे देखा, बोला, मुमकिन है ये दुरुस्त कह रहा हो, इसलिए कि मुझे तो इसने पहले ही बेहोश कर दिया था। मैंने कहा, यह तो मकामी हेडक्वार्टर था जोन्स, मेरी नजरें तो तुम्हारे मोशे हावर्ड और मरकजी हेडक्वार्टर पर हैं। जोन्स ने महजूज होते हुए कहा, तुम बातें बहुत दिलचस्प करते हो। फिर क्लारा से बोला, ये बहुत चालाक है, तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो और जरा इसकी तलाशी ले लो। क्लारा ने पिस्तौल जोन्स को दिया और वो हम सब को कवर करके खड़ा हो गया। जोन्स ने हुक्म दिया, तुम सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। बट ने गुस्सीले लहजे में कहा, बट की बहुत बेइज्जती हो रही है चीफ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे अभी ठीक कर दूं। मैंने बड को डांटा, कहा, बकवास मत करो और जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल करो। क्या तुम देख नहीं रहे कि मिस्टर जोन्स के हाथों में निहायत मोहलक किस्म का शुआई पिस्तौल है? बर्ड सबके साथ दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मैंने कहा, खामोशी के साथ तलाशी देना, कोई भी गलत किस्म की हरकत मत करना। मैं इस हक में नहीं हूं कि जान जैसी कीमती चीज खामखा गंवाई जाए। जोन्स ने मजे का खेज अंदाज में कहा, तुम बहुत अक्लमंद हो अली, अपने साथियों को बड़े कीमती मशवरे मुफ्त देते रहते हो। क्लारा ने यक के बाद दीगरे हम सब की तलाशी ली। सिर्फ सागा की जेब से 3 खंजर बरामद हुए। मेरे तहजीब और बट के पास कोई हथियार वगैरह था ही नहीं, तो बरामद क्या होता।